बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले नक्स वोमिका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइजन न्यूरोट्रॉपिक्स के अंदर लाई करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्पाइनल पॉइजन। ठीक है, जनरल रूल वही है, टॉक्सिक का कोई केमिकल डिस्कस करते हैं, कोई पॉइजन, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या, इसका सोर्स क्या है, अगर कोई इसकी फार्म है तो वो क्या है। ठीक है, ये बॉडी में एंट्री किस रूट से हो सकता है, और जो है ये बॉडी में जाता है तो ये एक्शन कैसे करता है, इसकी ट्रीट कैसे करना है, और अगर डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या आएंगी, और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब इसके सोर्स देखते हैं, तो ये पाया जाता है असल में इंडिया में, और कुछ इलाके हैं वहाँ पे एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम होता है स्टिकनेस नक्स वोमिका। अब प्लांट कोई भी हो ना, उसके क्या होते हैं, पोर्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट होता है जिसमें सीड्स वगैरह आ जाते हैं, और क्या क्या होता है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं। तो ये पूरा प्लांट ही पॉइजनस है, लेकिन मेनली जो होते हैं इसके सीड पॉइजनस होते हैं। सीड जो क्या होते हैं, कन्वेक्स वन साइड, कनकेव अदर साइड, ओवल शेप होते हैं, ऐशी ग्रे कलर होता है इनका, और इनके ऊपर पेरी कैप होता है, हार्ड कैप्सूल। अगर एक बंदे ने सीड खा लिया कैप्सूल समेत, तो जीआईटी के जो एसिड वगैरह ना इस कैप्सूल पेरी कैप को तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से कोई ख़ास सिम्टम नहीं आएंगे, एज इट इज़ एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया या पाउडर फॉर्म में हमने दिया तो वो ख़तरनाक है, वो फिर डेंजरस इफेक्ट काज करेंगे। ठीक होगी, जो आमतौर पर हम क्या करें, अगर सीड लेके क्रश पेस्ट बना लें तो असल में जो स्टिचनिन होती है वो होती है। तो स्टिचनिन का एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है कि मतलब मैंने क्या किया है, मैंने स्टिकनेस नक्स वोमिका प्लांट लिया, उसके सीड लिए, उनको क्रश किया, पेरी कैप उतार दिया, एक पेस्ट बना लिया। अब उस पेस्ट में मुझे क्या मिलेगा, 80% स्टिचनिन मिलेगी, 20% प्रोकेन एंड लिग्निन वगैरह मिलेंगे, लोगानिन एंड प्रोसीन ये मिलेगी। तो ये इसका हो गया एक्टिव प्रिंसिपल, और सोर्स हमने देखा कहाँ से आता है। अब देखते हैं कि ये जाके करता क्या है बॉडी पे। जब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है ना, तो ये जाके करता क्या है, ये जाता है मेनली एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे जाके एक्ट करता है। अब एक्ट कैसे करता है कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स से निकल रहे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो कि एक्ट करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराते हैं। नॉर्मल अल्लाह ताला ने बॉडी में एक निज़ाम रखा है कि जो कुछ एंटीरियर हॉर्न सेल्स के कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटरी सेल्स होते हैं, दीज कॉल्ड रेंशिया सेल, ये ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी मॉड्यूलेट कर रहा है, कि एक्टिविटी अगर ओवर एक्टिविटी हो जाए तो उनको इनहिबिट करते हैं। लेकिन स्टिचनिन जाता है, ये जाके इनहिबिशन ऑफ द इनहिबिशन काज करता है, यानी कि जो इनहिबिटरी सेल्स थे उनको इनहिबिट करता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि नॉर्मली तो क्या था कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के सेल जो गए थे, इन्होंने जाके स्टिमुलेट करना था फ्लेक्सर एक्सटेंसर को, और एक हद तक किया, उसके बाद रेंशिया सेल ने उसको इनहिबिट कर दिया, लेकिन अब इनहिबिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे सारे मसल्स। और वेरी इंपॉर्टेंट जो वाइवा के लिए ना सुनना चाह रहे हो तो एग्जामिनर, वो ये कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है ना, वो टॉनिक क्लोनिक होती है। कैसे होती है कि पहले पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेट्स सपोज एक बंदे ने नक्स वोमिका खा लिया, ठीक, सीड खाएँ ग्राइंड फॉर्म में, तो अब क्या होगा कि उसके मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे फ्लेक्सर 5 मिनट के लिए, फिर रिमिशन का पीरियड रहेगा जिसमें मसल रिलैक्स हो जाएंगे 30 मिनट के लिए, लेट्स सपोज ऐसे। लेकिन अब होगा क्या कि जब 30 मिनट गुजरेंगे दोबारा मसल दोबारा जब कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, तो अब कॉन्ट्रैक्शन पहले की निस्बत थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी, यानी पहले अगर 5 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की थी, अब 10 मिनट के लिए करेंगे, और जब 10 मिनट के बाद रिलैक्स होंगे तो रिमिशन का पीरियड पहले 30 मिनट था, अब रिमिशन का पीरियड कम हो जाएगा, अब 20 मिनट रह जाएगा। इस तरह होगा क्या कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड बढ़ता रहेगा, और जो दरमियान में रिलैक्सेशन का पीरियड गैप आ रहा था वो बहुत कम होता जाएगा। अल्टीमेटली जब रिलैक्सेशन गैप बिल्कुल कम होता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि रिमिशन गैप ख़त्म हो जाएगा, सारे मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। अब ये काम हमारे पास हो रहा है, ये तो पूरी बॉडी के मसल के हैं, फ्लेक्सर एक्सटेंसर। उसके साथ साथ क्या होता है कि मेनली ये इफेक्ट करता है वोलेंट्री मसल को। ये वाइवा क्वेश्चन कि जो हमारे पास नक्स वोमिका है ना, ये इफेक्ट करता है वोलेंट्री को, जबकि हमने इससे पहले अभी ऑर्गेनोफॉस्फोरस देखे थे, वो इनवोलेंट्री और वोलेंट्री दोनों पे एक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल होते हैं, जैसे स्टेर्नोक्लीटोमेस्टाइड कभी कभी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, और कुछ मसल जो असिस्ट कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन को, जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन लेबर्ड हो जाएगी, यानी कि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अकोमोडेट होगी, पीएच डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन टेकिपनिक हो जाएगा, टेकिपनिया होगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, डिस्निक होगा। उसके बाद क्या होगी, पीएच हाइपोक्सिक हो जाएगा, पर्सन साइनोज हो जाएगा। ये सारे इसके फीचर देखने में मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन ये है कि इस तरह के सीजर जो हमें मिल रहे होते हैं ना नक्स वोमिका में, ये तो हमें वहाँ भी मिलते हैं, एपिलेप्सी में ग्रैंड माल सीजर जिनको कहते हैं, और हमें टेटनस में भी ऐसे मिल रहे होते हैं, और हमें हिस्टीरिया में भी ऐसे मिल रहे हैं। तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? नंबर 1, टेटनस से डिफ्रेंशिएट ऐसे होता है कि टेटनस जब भी होगा ना किसी बंदे को, उसकी पहले तो हिस्ट्री होगी कि वो गिरा है, कोई चोट वगैरह लगी है, नंबर 1।
नंबर 2 के उसमें होता है लॉक जा, यानी कि जा जो होता है वो लॉक हो जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें पूरी बॉडी के मसल पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। नंबर 2 टेटनस से डिफ्रेंशिएट कर लिया। नंबर 3 हिस्ट्री, अब हिस्टीरिया में और एपिलेप्सी में भी ऐसे सीजर्स आ सकते हैं। और ओवरऑल टेटनस इनसे कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जो इसमें फेशियल मसल है ना, फेशियल एक्सप्रेशन ये बहुत टाइट हो जाते हैं। इनिशियली थोड़े कम टाइट, फिर होते होते एक टाइम आएगा कि रिमिशन उनकी जब ख़त्म हो जाएगी तो वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्राइसिस सार्डोनिकस, ठीक है जी। तो ये फिनोमिना डिफरेंशिएट करता है किसको, इसको टेटनस से, ग्रैंड माल सीजर्स और हिस्टीरिया वगैरह से। अच्छा, अब इसमें मेनली डेथ किस वजह से हो सकती है? CO2 का लेवल अंदर बढ़ेगा, अकोमोडेशन होगी, pH चेंज कम हो गई है और रेस्पिरेशन प्रॉपर होने की, सांस नहीं आ रहा बंदे को, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एस्फिक्सियल डेथ होगी ज़्यादातर इस केस में, ठीक हो गया। और अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है कि पर्सन को बिल्कुल ना ऐसी कंडीशन में रखा जाता है क्योंकि कोई भी स्टिमुलस है ये कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर एग्रेवेट करता है, जैसे कि टच है, नॉइस है, लाइट है, तो ऐसे उसको कमरे में रखा जाएगा, ना लाइट हो, ना शोर हो, ना डर्ट हो, ना उसको कोई टच किया जाए, बिल्कुल इस तरह के माहौल में रखा जाता है। और उसमें करते क्या, डाइज़ीपाम दे देते हैं और जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ब्रोकोफोल दे सकते हैं इंजेक्शन। उसके अलावा पर रेक्टल इंजेक्शन दे सकते हैं एनेस्थीसिया का। क्यों? क्योंकि मेन ब्लड जो हार्ट की तरफ बैक जा रहा होता है ना, 40% वीनस प्लेक्सिस के थ्रू जा रहा होता है और 40% मीजेंटेरिक वेन से जा रहा होता है। तो बेस्ट रूट है मीजेंटेरिक वेन से एनेस्थीसिया दे देते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाती है इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और फाटल डोज हमने डिस्कस करनी। फाटल डोज होती है 2 सीड, यानी 15 to 30 मिलीग्राम फाटल डोज होती है, और 2 सीड भी अगर पाउडर फॉर्म में लिए जाए। अगर पेरिकैप्स में लिए तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि कोएक इसको यूज़ करते थे कॉमन कोल्ड और अदर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, तो उसमें उसके अलावा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है और ये एफ्रोडाइजिक होती है, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाती है।